इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सेशन जो है उसमें हमारी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आज हैं, और वो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन की साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित आज का जो हमारा 574वां सेशन यानी कि 574th सेशन है, और आज जैसे कि मैंने बताया बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं जिनको इंट्रोडक्शन की आई गेस कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर तानिया बख्शी, डॉटर ऑफ डॉक्टर एसवीएस बख्शी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तानिया आईएफपीएच फोरम में। और ऐसे जैसे कि मैंने कहा, मैम का कोई इंट्रोडक्शन की एज सच हम सब जानते हैं कि बैक्सन्स ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और स्पेशल जो सेशन हेड हैं सनी हर्बल्स डिवीजन की। बाकी अचीवमेंट्स जो डॉक्टर तानिया की हैं वो है वो काफी एक्टिवली एंगेज हैं सोशल मीडिया पे, हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर हैं, और फाउंडर टीम है यू यूनिवर्स की, और वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट पे इंडिया की फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल डेलीगेट हैं। और ये काफी सारे ब्रांड्स के साथ भी एसोसिएटेड हैं जैसे कि नायका, और फर्स्ट होम्योपैथिक हेयर रिवाइवर मिस्ट बनाने के लिए भी इन्हीं का हाथ है। तो आप ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी को ऑन द ग्लोबल मैप पहुंचाने का बैक्सन्स ग्रुप का काफी बड़ा हाथ है, और डॉक्टर तानिया उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी होम्योपैथी का फेस जो है वो ऑब्वियसली बैक्सन्स ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। तो डॉक्टर तानिया बख्शी आज हमारे सामने जो है जो अपना टॉपिक है वो है डायनेमिज्म और होम्योपैथी। इसके ऊपर आज अपना नॉलेज शेयरिंग शेयरिंग सेशन हमारे साथ करेंगी। तो स्वागत है डॉक्टर तानिया, और आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं मैम। धन्यवाद मैम। मैं अपना एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, पर उससे पहले आप सबको बहुत बड़ा नमस्ते। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना, बच्चा समझ के या अपना समझ के। और अगर कुछ अच्छा लगे तो आप वो ले लेना, और अगर कुछ बुरा लगे तो मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ। मैं ये क्यों बोल रही हूँ जब बोलने से पहले, बिकॉज डॉक्टर साहनी ने जब बुलाया था यहाँ पर वेबिनार पर कुछ थॉट शेयर करने के लिए, तो मैंने उनको 2-4 टॉपिक बताए। सर ने कहा इतने छोटे टॉपिक मत पकड़ो, अच्छा टॉपिक पकड़ो और अच्छी टॉपिक पे बात करो। और ड्रग ट्रांसमिशन की जब वो बात करते हैं तो उनके सामने हम कोई भी और टॉपिक, आई थिंक डायनामिसिटी के अलावा कम टॉपिक्स ऐसे बता सकते हैं। एंड मैंने उस आई थिंक 1-2 महीने में जितना स्टडी किया डायनामिसिटी होम्योपैथी में कैसे हेल्प करती है, मेरा जो एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल में रहा, कॉलेज में रहा, जो हम सीखते हैं पढ़ते हैं और फार्मास्यूटिकल में वो कैसे अंतर करता है, साथ ही में जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिस में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू टू डॉक्टर साहनी, उनकी इंटायर टीम, जिन्होंने आज इतना बड़ा इनविटेशन दिया और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। मैम, अगर आप लोगों को पीपीटी दिख रही होगी तो आप लोग प्लीज बताइएगा। हाँ जी मैम, स्क्रीन शेयर हो गया आपका, अभी पीपीटी स्टार्ट नहीं। हाँ जी, सही यस है मैम, मैम, यस दिख रहा हाँ जी हाँ जी। है? बिकॉज आई माइट नॉट बी एबल टू सी यू ऑल, मैं आपको शायद नहीं देख पाऊंगी आप सबको। हाँ सो जी अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे आप प्लीज पूछ लीजिएगा बीच में, या कोई क्वेरीज, एंड जितना अपनापन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ मैम, क्वेरी और क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड में करेंगे। तब तक मैम अपना जो भी है वो स्लाइड्स प्रेजेंट करते रहिए, क्योंकि बीच में नहीं तो फिर डिस्टरबेंस रहती है। तो एंड में रखते हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन। डन 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 मैम। मैम, सबसे पहले डॉक्टर सानी, वेरी बिग थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बारे में और आपकी नॉलेज के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बात करती हूँ। इनफैक्ट डॉक्टर बख्शी ने जितनी बातें मुझे आपके बारे में और आपकी थ्योरी एंड इंटायर साइंस के बारे में बताई हैं, मेरे पास आपकी बुक्स हैं, वो मैं अभी तक पढ़ती हूँ। सो बिग थैंक यू टू यू। एंड जब आपने मुझे टॉपिक दिया था कि डायनामिक नेचर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बोलो, कुछ ऐसी समराइजेशन और पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, जो शायद आप सबको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में, और मैं तो कहती हूँ शायद उन स्केप्टिक्स से डील करने में जो हम लोग फेस करते हैं,
जो स्केप्टिज्म होम्योपैथी को फेस करना पड़ता है, या तो जो डाउट फेस करना पड़ता है, उसके लिए ये बहुत ही एम्पावरिंग पॉइंट्स होने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, हम जब डायनामिक की बात करते हैं, हम फॉरएवर चेंजिंग की बात करते हैं। हम डायनामिक अफोरिज्म, सॉरी मैम, यस आपको हम जब डायनामिक की बात करते हैं, हम फॉरएवर चेंजिंग की बात करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग, डायनामिक। हम अफोरिज्म 11 में भी इसकी बात करते हैं। और हम जब डायनामिक नेचर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारी मेडिसिन डायनामिक होती हैं। इसका एक्चुअल में मतलब रियलिटी में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम क्या बोलेंगे कि ये तब होती है कि ये क्योर विदाउट साइड इफेक्ट्स देगी, या ये इंटरनल क्योर दे देगी, या ये कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट्स नहीं देगी, इल इफेक्ट्स, या ये फास्ट एक्ट करेगी। इन रियलिटी मेरे को ये लगता है, और जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, डायनामिक नेचर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन बनता ही इसलिए है, या ये बोला ही इसलिए गया है, बिकॉज ऑफ आवर फार्मेसी एंड हाउ हमारी होम्योपैथी दवाइयां बनाई जाती हैं। डायनामिक, हम ऐसे तो जब हम लोग हर्ब लेते हैं, बेलाडोना लेते हैं, राइट, या सपोजिटली आप आर्निका लेते हो, हम उसको डायनामिक थोड़ी बोलते हैं, हम हर्ब को डायनामिक नहीं बोलते, बट हम डायनामिक नेचर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन को बोलते हैं कि आर्निका जब मदर टिंचर बनेगी, मैसरेशन, पर्कुलेशन, जो भी मेथड यूज होगा, उसके बाद जाके जब वो पोटेंटाइज होगी, उसको हम डायनामिक बोलेंगे। वैसे वो डायनामिक नहीं होगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डायनामिसिटी हमारी पोटेंटाइजेशन, लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन से काफी क्लोज है। फर्स्ट, दूसरी चीज इज, हम अफोरिज्म 11 में, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में बहुत पढ़ते हैं, डायनामिक फोर्स इंटरनल होता है, वाइटल फोर्स, और डायनामिक नेचर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन होती है। हमें ना कॉलेज में समझाया जाता था, और शायद एक छोटा सा ब्रशअप है, आप सब तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक बहुत ही करेक्ट तरीके से डॉक्टर साहनी ने भी ये पहले ही बताया हुआ है, जब मैंने उनकी बुक्स पढ़ी। जब भी हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं होम्योपैथी में, हम उसे पोटेंटाइज क्यों करते हैं? हम उसे पोटेंटाइज इसलिए करते हैं ताकि उसकी डायनामिक पावर बाहर आ सके, उसको हम डायनामिक बोल पाए उस मेडिसिन को। और यही डायनामिसिटी के लेवल पर, या इसी डायनामिसिटी के प्लेन पर, हमें एक इंटरनल फोर्स जो हमारी बॉडी में होता है, वो है वाइटल फोर्स, राइट? हम सब ने जाना है। तो हमें वाइटल फोर्स जो डायनामिक है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो कहीं ना कहीं हमारे बुक्स में लिखा गया ना, दिखता नहीं है, फास्ट एक्टिंग है, क्यूरेटिव है, रिस्टोरिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है, ये सारी चीजें जो हमारी एफोरिज्म बुक में लिखी गई हैं वाइटल फोर्स के बारे में, यू कांट टच इट बट यू कैन फील इट इनसाइड योर बॉडी, ऑल दीज थिंग्स आर टोल्ड। हमारा जब एक्टिंग प्लेन, जो वाइटल फोर्स है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम डायनामिक बोलेंगे, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो उसी प्लेन पर एक्ट करे। इसी प्लेन पे, अगर मैं शायद ये भी बोल देती हूँ, हम मदर टिंचर भी दे देते हैं ना कभी कभी, हम उसको ज्यादा टाइम तक होम्योपैथी नहीं बोल सकते। जब मैंने स्टडी करी थी मदर टिंचर्स के बारे में, हेयर रिवाइवर बनाया था, वो सिर्फ मदर टिंचर्स से बना है, तो मुझे पता लगा कि एक्चुअल में वो होम्योपैथिक तब तक नहीं होगा जब तक हम पोटेंटाइज नहीं करेंगे। और इसकी भी मैं आपको बाद में और बताऊंगी, पूरी पीपीटी में बताऊंगी, और क्या क्या चीजें मैंने सीखी। फिर मैंने समझा कि मदर टिंचर्स कैसे एक्ट करती हैं। वो एक्टिव प्रिंसिपल के साथ एक्ट करती हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नली लगाई जाएंगी, तो वो एक्टिव प्रिंसिपल होना जरूरी है। बट जो वाइटल फोर्स है, जो हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर है, उसको कुछ ऐसा इंटरनल चाहिए जो उसके सेम प्लेन पर हो, जहां हमारी पोटेंटाइज मेडिसिन एक्ट करती हैं। 30, 200, 50 मिलीसिमल, कितने स्केल्स है हमारे पास जहां ये मेडिसिन एक्ट करती हैं। सेकेंड, डायनामिक एनर्जी ऑफ मेडिसिन अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इन द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। इस पॉइंट का मतलब ही ये है, अगर हमारा वाइटल फोर्स डायनामिक है, तो साथ ही में हमारा मेडिसिन भी उसके ही तरह dynamic होना चाहिए. That means it should be potentized. So the question is, why should you give hair revival? Why should you give something with mother tinctures? In my, see, ऑर्गेनॉन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप मदर टिंचर्स नहीं यूज करो। ये लिखा है कि आप ऑइंटमेंट्स वगैरह मत यूज करो। मैंने पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया, मैंने अपने ऑर्गेनॉन टीचर्स से भी पूछा कि ऐसा कुछ लिखा है क्या, जब मैं हेयर रिवाइवर की रिसर्च कर रही थी। तो उन्होंने ये भी मुझे समझाया कि मदर टिंचर्स इज द बेस ऑफ होम्योपैथी। इट डजंट मीन दैट इट इज
इट इज नॉट होम्योपैथी। मेरे को पहले लगता था सिर्फ पोटेंटाइजेशन होम्योपैथी होती है। उनने बोला रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट इट इज अ बेस, इट इज लाइक सेइंग दैट आयुर्वेदा में अगर एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, हमारे यहाँ मदर टिंचर्स बनती हैं। इसी से मैंने पकड़ा, जब मैंने फ्लावर रेमेडीज इंडिया में स्टडी करी, फ्लावर रेमेडीज मदर टिंचर से नहीं बनती, वो फ्लावर एसेंस से बनती है। आपको पता है जब हम मदर टिंचर से कोई मेडिसिन बनाते हैं या फ्लावर एसेंस से कोई मेडिसिन बनाते हैं, उन दोनों की पोटेंटाइज करते हैं उनको, फिर वो होम्योपैथिक बन जाती है। पर आपको पता है उन दोनों की एफिकेसी, रिजल्ट्स और कहीं ना कहीं उसकी एक्शन ऑफ बॉडी में भी बहुत फर्क है। एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं फ्लावर रेमेडीज देती हूँ ना, डॉक्टर बख्शी फ्लावर रेमेडीज की, मुझे कभी भी एग्रीवेशन नहीं मिलती। होम्योपैथिक एग्रीवेशन मुझे दिखती ही नहीं है। फिर मैंने पकड़ा कि फ्लावर एसेंस को बनाने का तरीका कंप्लीटली अलग है, मदर टिंचर को बनाने का तरीका कंप्लीटली अलग है। मदर टिंचर कितने टाइम टाइम तक पड़ी रहती है, उसको हमें एक कंटेनर में रखना पड़ता है। क्यों? उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है हमारी मदर टिंचर्स में। एसेंस, फ्लावर एसेंस जो फ्लावर आपके रेमेडीज में यूज होता है, डॉक्टर बख्शी फ्लावर रेमेडीज में, उसमें होता नहीं है। उसमें एसेंस बनती है जो सन की रेस से चार्ज होती है। इससे मुझे पता लगा कि जब हम हाँ जी मैम, हाँ जी। ग्रेट। मैं यहाँ रुक गई थी। अगर आप राजेंद्रन सर का थोड़ा काम पढ़ेंगे तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखी थी डॉक्टर साहनी के काम के साथ। डॉक्टर साहनी ने जब बताया था नैनो डायनामिक्स के बारे में एंड एनर्जीज के बारे में, मुझे वो काफी रिजल्ट फॉर्म में उनकी रिजल्ट, उनके एक्चुअल क्लिनिकल रिजल्ट्स में मिला था, जो उनके आदि पीपीटीज में होता है। अगर आप सर्च करेंगे डॉक्टर ES राजेंद्रन, मिल जाएगा। उन्होंने ये बताया था कि अगर आपके इस ग्लास में पल्सटीला है और दूसरे ग्लास में सीपिया है, पानी के अंदर 10-15 बूंदे, उन दोनों का आकार कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अगर ये यही चीज यहाँ पे लिखी है, अनलाइक द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ क्रिस्टल्स और स्नोफ्लेक, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड वाटर अपीयर टू बी डिसएरे। एंड यहाँ तक कि उन दोनों की आकार में अंतर होएगा, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स में अंतर होगा। एंड कहीं स्केप्टिक्स जो ये कहते हैं ना, या कई लोग जो होम्योपैथी में बिलीव नहीं करते कि काम कैसे करती है, आप नैनो डायनामिक्स के बारे में उन्हें प्लीज बताएं। आप ये बताएं कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। नैनो पार्टिकल्स आर बियॉन्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट, आर बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी ऑब्जर्व एट दिस पॉइंट इन साइंस। एंड मेरा स्ट्रॉन्ग विश्वास ये है, अब यही बात आ जाती है ना, वाइटल फोर्स जो दिखता नहीं है, फील होता है, रिस्टोरिंग है, हमें वैसी प्लेन पे मेडिसिन चाहिए। दैट इज वाई, आई मीन, आप सोच भी नहीं सकते, उस टाइम पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नैनो डायनामिक्स उस टाइम डेवलप हुआ था जब होम्योपैथी डेवलप हुई थी। साथ ही में पोटेंटाइजेशन, अगर हम वापस आ जाते हैं तो ये भी मैंने जाना कि पोटेंटाइजेशन डायनामाइजेशन में तो हेल्प करती है ऑब्वियसली, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और बायोफील्ड थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। उन्होंने ये बताया था दैट हर प्राणी में, हर पौधे में, हर प्लांट में एक बायोफील्ड होता है। बायोफील्ड एक बायो एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो हम जो बायोफील्ड जिसको हम कहते हैं, जब हम उस प्लांट को कहीं ना कहीं एक पोटेंटाइज फॉर्म में मेडिसिन बना देते हैं, वो हमें दिखती है नैनो पार्टिकल्स द्वारा, जो हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। पोटेंटाइजेशन द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। हमें भी पता है कि इस पोटेंटाइजेशन का मेथड क्या है, पर आपको पता है कि मैंने ये भी सीखा है, बट ये बुक्स में नहीं है। आई थिंक यहाँ पे सारे रिसर्चर्स हैं, तो आप लोग एक्सेप्ट करोगे न्यू पॉइंट्स को। मैं चंडीगढ़ में थी और उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई। उन्होंने बोला जब कोई पोटेंसी पेशेंट पर एक्ट ना कर रही हो और आपको लगे कि उस पेशेंट को मैंने सही सिमिलिमम के साथ सही रेमेडी दी है और ये काम क्यों नहीं कर रही, आपको एक चीज करनी है। मैंने कहा बताएं सर। उन्होंने बोला आपने 30 पोटेंसी का सीपिया पानी में डाला है, आप एक स्टरर लेंगे, उसे बोलेंगे या चम्मच से उसे बोलेंगे कि एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा सर इसका क्या लॉजिक है? एंड दिस इज एक प्रिंसिपल थे चंडीगढ़ के होम्योपैथी कॉलेज के, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे। उन्होंने बोला डॉक्टर तान्या ये अभी तक बुक्स में तो नहीं है, बट अगर मैं एक चम्मच की स्टरिंग से उसे शेक करता हूँ, सॉरी उसे स्टर करता हूँ, तो वो 31 पोटेंसी मैं उसको मानता हूँ।
मैंने कहा आप उसे 31 पोटेंसी, ऐसे तो फिर पीछे करूंगी तो 32 हो जाएगी। कहते आपको पता है मैंने कितने कितने केसेस में अपनाया है और मुझे कितना फायदा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे? कहते ना ही पेशेंट उस चीज को रिस्पेक्ट करनी शुरू करता है साइकोलॉजिकली, बट कहीं ना कहीं आप पोटेंसी भी बढ़ा रहे होते हैं। जब भी हम शेकिंग करते हैं, यहाँ पे हमें बोलते हैं ना कि बॉटल को ऐसे मारो कि बबल्स आने चाहिए, हम सबने फार्मेसी में पढ़ा है। एंड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मैट्रेस और समथिंग हम बोलते हैं जर्किंग होनी चाहिए, बबल्स आने चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि सेम कॉन्सेप्ट अगर आप पोटेंटाइजेशन के बाद फिजिकल एक्शन में ले, कहते हैं उससे भी आपको चेंज मिलेगा इन पोटेंसी, और धीरे धीरे वो पोटेंसी एक्ट करती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी तक ऑब्जर्व तो नहीं किया, ना ही मुझे मौका मिला ये ट्राई करने का, बट मैंने इससे ये सीखा कि एनर्जी और डायनामिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारी मेडिसिन अगर ऐसे भी काम कर पाए, 31 और 32 पोटेंसी विदाउट शेकिंग विगरस डाइल्यूशन, आप सिर्फ स्टर करके बना सकते हो। उन्होंने कहा हाँ। पहले हमें हमारा क्या है ना, एज होम्योपैथ्स हम एक्सेप्टेबल नहीं होते एक दूसरे की ये चेंजेस के बारे में। बट मुझे इतना सीखने के लिए मिला कि सिंपल स्टरिंग कैन मेक अ सर्टेन मेडिसिन एक्ट व्हेन इट इज नॉट एक्टिंग। दैट आल्सो शोज dynamicity of homeopathy medicines can be influenced by external factors. साथ ही में डायनामाइजेशन इन रियल लाइफ, मैंने ये जो आपको बताया स्टरिंग वाला एग्जांपल, नैनो पार्टिकल्स की जब बात कर लेते हैं, नैनो पार्टिकल्स में इनहैंस अब्जॉर्प्शन ड्यू टू एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स। कुछ चीजें हैं जो हमें पता है, कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता है। मैं ना डॉक्टर मनचंदा के साथ बैठी थी और उन्होंने मुझे सिखाया, डॉक्टर आर के मनचंदा। मैंने उनसे पूछा कि सर हमारे होम्योपैथी में इतनी दवाइयां होती हैं, पेटेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं, एंड सिंगल रेमेडीज होती हैं, आप मुझे बताएं आप इतने टाइम रिसर्च में थे, आपने क्या जाना? कहते डॉक्टर तान्या द डिफरेंस इज व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डोंट नो। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए, क्या क्या करूं क्या ना करूं, आप क्या एडवाइस करेंगे एक नए बच्चे को? उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप जितना जानते हैं और आप जितना नहीं जानते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी एप्लीकेबल जब हम नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं। एंड नैनो पार्टिकल्स का जिक्र ना बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं होता, या एनर्जेटिक फील्ड बायोफील्ड का कॉन्फिडेंटली हम बोल नहीं सकते कि नहीं बायोफील्ड है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि धीरे धीरे कोशिश करके हम ये वर्ड्स को यूज करना शुरू कर सकते हैं। दैट होम्योपैथी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ नैनो डायनामिक्स। इट वर्क्स because it has energy, because it has some kind of electromagnetic energy. हम जब बायोफील्ड की बातें करते हैं कि हर चीज में बायोफील्ड होती है, एनर्जी होती है, हर प्राणी में होती है, चाहे वो पौधा हो या एनिमल, राइट? बट हम भूल जाते हैं कि जब हम उसे एंड स्टेज में लेकर आते हैं और जब हम उसे पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाते हैं, वो भी ऐसे ही काम आती है। मैंने एक और चीज पढ़ी, जब मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि डायनेमाइजेशन और क्या करती है सिवाय पोटेंसी बढ़ाने के और मेडिसिन होम्योपैथिक बनाने में, और क्या करती है डायनेमाइजेशन? द गोल इज टू एनहांस द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी। ये मैंने तब सीखा जब मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या पेशेंट था जो आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाई ले रहा था, उसने कुछ ऐसी हर्ब्स ली जिससे उसका लिवर डैमेज हो गया। और क्या है, आजकल तो चलन है हर हर्ब लेने का। हमारे पास भी कितने पेशेंट आते हैं, आप सबके पास आते होंगे जो लेकर आते हैं आजकल हर्बल मेडिसिन। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बिकॉज इट इज नॉट डायनामिक इन नेचर जैसे हमारी होम्योपैथी मेडिसिन हैं, या उसमें नैनो डायनामिक्स का कोई रेफरेंस या कोई भी माध्यम नहीं है। इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हर्ब्स उनके लेड या मेटल टॉक्सिसिटी की वजह से बॉडीज में हार्मफुल हो सकती हैं। एंड इसकी ही वजह से आपको आज पेशेंट दिखेंगे जो आयुर्वेदा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, आई एम श्योर आपके पास भी अन्य पेशेंट आएंगे, आप सबकी क्लिनिकल प्रैक्टिस ही इतनी पुरानी है। दैट इज वाई हमें ये जानना जरूरी है दैट हमारी मेडिसिन जब डायनामाइज हो जाती हैं, जब पोटेंटाइज हो जाती हैं, जब वो डायनामिक नेचर की हो जाती हैं, उनमें
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनहैंस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है टॉक्सिसिटी। पर आप लोग का क्वेश्चन होना चाहिए कि डॉक्टर तान्या, अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसमें एनहांस होती है तो दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे आज तक जो टूल्स जो हमारे लैब्स में यूज होते हैं, बड़े बड़े लैब्स में, मैं एचपीआई का नाम भी लूंगी यहाँ पे, क्या वो नैनो पार्टिकल्स डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या वो रिसर्च ओरिएंटेड है? नहीं। वो क्वालिटी ओरिएंटेड है, क्वालिटी एनालिसिस ओरिएंटेड है। बट क्या वो सोच और वो रिसर्च अभी तक है लोगों में? नहीं। क्या हमारे इंडियन लैब्स में है? नहीं। मैं यहां तक आपको सच बोलने के लिए तैयार हूं, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, कान खींच के बोल रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर बख्शी के यहाँ से भी बिलोंग करती हूँ, बिकॉज मैंने उनको देखा है सच बोलते हुए। तो सच बोलने में कभी बुराई नहीं होनी चाहिए। हमारी देश में कहीं ना कहीं एडवांसमेंट नहीं है होम्योपैथी में। और मैं कहाँ से पढ़ूंगी आप देखोगे, अब्रॉड में, बाहर फ्लावर रेमेडीज बहुत पहले से यूज हो रही हैं। हमारी कंट्री में एचपीआई में रेफरेंस भी नहीं है फ्लावर रेमेडीज का। एचपीआई में रेफरेंस ही नहीं है। जब इनका रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, ऑफिसर्स रजिस्टर कर देते हैं मेडिसिन को, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि हमारी साइंस कितनी पीछे है। मेरे पास नए डॉक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को मशरूम का मदर टिंचर बनाना है। मैंने कहा अगैरिकस है, कहते हैं और मशरूम कितने हैं, लायंस में इतने सारे हैं, मुझे सबका बनाना है। कितनी बड़ी सोच है। मैंने उनको बोला आप एचपीआई जाइए, जाइए उनसे मिलिए, देखिए कि कैसे आपकी मदर टिंचर सही बन सकती है, और आप कैसे सही कल्टीवेशन ला सकते हैं मशरूम्स की और उनको दे सकते हैं ताकि वो रिसर्च करें। हम इतने पीछे हैं कि आज तक कई ऐसी चीजें हमारी आसपास हैं, प्लांट्स, पौधे, मशरूम्स, इन सब में रिसर्च नहीं हुई हुई, और रिसर्च उस स्पीड से भी नहीं हो रही जो पहले होती थी। मैं तो ये सोच सोच के कभी कभी परेशान होती हूँ, या खुश होती हूँ, कहना तो ये चाहिए। पहले के टाइम पे डॉक्टर हेनेमैन और इतने फिलोसोफर्स ने, डॉक्टर केंट ने इतनी आसानी से प्रूविंग कर करके हमारी मेडिसिन को पूरा मटीरिया मेडिका बनाया, रिसर्च किया, और आज हम काफी पीछे हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मेडिसिन के रिजल्ट्स हमें देखने हैं। जो पहले टाइम पे ये लोग देखते थे, वो साइंटिफिक लैब नहीं होता था, वो रिजल्ट्स देखते थे, वो कॉन्फिडेंटली रिजल्ट्स लिखते थे, अपने जो रिजल्ट्स पेशेंट में आते थे जिससे मटीरियल बनती थी। आज शायद वो नहीं है। ये एक दो चीजें हैं। Potentization may also change the remedy's energetic properties, allowing it to address different levels of human experience, physical, emotional, mental. ये भी पॉइंट मैंने रिसर्च में पढ़ा जो काफी हिट हुआ। डायनामिक नेचर कहीं ना कहीं सिर्फ आपके लिवर हेल्थ को नहीं इम्पैक्ट करता, इमोशनल और मेंटल को भी करता है। कई पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब हमें हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर साहब जो आपने हमें दवाई दी थी उससे हेयर फॉल भी कम हो गया और नींद भी अच्छी आ गई। ये क्या था? दिस ऑल्सो शोज पोटेंटाइजेशन चेंजेस द रेमेडीज एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज, जो उसे सारे प्लेन्स पे एक्ट करती है, क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स सारे प्लेन्स पे एक्ट करता है, एक प्लेन पे नहीं एक्ट करता। इसीलिए मैं तभी मदर टिंचर्स अपनी प्रैक्टिस में यूज करती हूँ, और बहुत मिनिमली करती हूँ, बट जरूरत लगती है तो करती हूँ। अब अगर ब्लीडिंग का केस आ जाता है, मुझे पता है वो सिवियर है, वो नहीं रुक रहा, मैं मदर टिंचर देती हूँ। बट तभी देती हूँ जब एक्चुअल में मुझे पता है कि मुझे ये एक हफ्ते के लिए देनी है, और फिर मेरे को बंद कर देनी है, क्योंकि मुझे अभी अरेस्ट करना है ताकि ये पेशेंट एलोपैथी में ना जाए, इसको प्रॉब्लम ना हो। राइट? मदर टिंचर्स आर नॉट इंटायरली पोटेंटाइजेशन। जब हम पोटेंटाइजेशन करते हैं तब जाके वो होम्योपैथिक और डायनामिक बनती है। Are both single remedies and combination remedies potentized and dynamic in nature? बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या करें, कॉम्बिनेशन यूज करें, सिंगल रेमेडी यूज करें? ये भी मैंने समझा। रेमेडीज कैन बी सिनर्जाइजिंग इन नेचर व्हेन कंबाइंड। हम जब एक रेमेडी यूज करते हैं, अगर उसकी पावर 1x होती है, अगर हम उसको 5 यूज करते हैं तो 5x होती है। इसका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मैं दूंगी। जैसे पहले जमाने में मेडिसिन देके उस पेशेंट के सारे रिएक्शन लिख लेते थे, मैं 5 फ्लाई रेमेडी देती हूँ और मैं सारे पेशेंट्स के सिम्टम्स नोट डाउन करती हूँ।
ये 5 फूलों का मिश्रण है। अगर आप में से कोई जानता है या कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करता है तो आपको पता होगा, बट ये तभी जाता है, एडिशनल जाता है, इट्स लाइक अ सप्लीमेंट्री थिंग, नॉट द मेन थिंग। बट मैंने ये नोट किया है, जब रेमेडीज को कंबाइन कर दिया जाता है उनकी सिनर्जी बढ़ जाती है। जब हम उन्हें सिनर्जी उनकी बढ़ा देते हैं, उनकी कहीं ना कहीं डायनामिक पावर भी बढ़ जाती है। जो एक हर्ब होती है वो 5 हर्ब्स हो जाती है, जैसे मैंने आपको फ्लावर रेमेडी का बताया। अब बायोकेमिक सॉल्ट्स भी हैं। अब आप सब यूज करते हैं पेंटाफॉस 6x, बहुत चलती है कॉम्बिनेशन इन लो पोटेंसीज। नाउ हमने काली फॉस नेचुरली क्यों नहीं दी? हमने उसको 6x क्यों किया, 3x क्यों किया, या 12x क्यों किया? क्योंकि उनमें भी पोटेंटाइजेशन उन्हें डायनामिक इन नेचर बनाती है। और मेरे पास इस चीज का तो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको समझाती हूँ। पेशेंट आया, उसने बोला मैं मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, फिर भी मुझे ना क्रैम्प्स हो रहे हैं। मैंने कहा ज्यादा टाइम तक मत लेना, अगर आपको लेना है तो अपने ही बलबूते पर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर सप्लीमेंटेशन आपको हार्म करेगा। मैंने बोला अगर आपको लेना ही है तो मैग्नीशियम वैसे ले लो जो आपके इसमें सॉल्ट्स में डला है, जो आपके शुद्ध सॉल्ट्स में है, और कम मात्रा में लो ना। अब हमें भी पता है जब वो पोटेंटाइज हो जाता है मात्रा कितनी कम हो जाती है। मात्रा कम हो जाती है तो नैनो पार्टिकल्स तो एक्टिव रहते हैं। जब हम उसे पोटेंटाइज करते हैं नैनो पार्टिकल्स तो प्रेजेंट है, काम तो करेगी। यू विल नॉट बिलीव मी, मैंने पेशेंट जिसको मैग्नीशियम की जरूरत हो रही थी, हमेशा माइग्रेन के केस में पेशेंट की आदत थी मैग्नीशियम खाना है, मैंने उसको बोला नहीं, आपको आदत है ना, आप मैग्नीशिया फॉस ले लो, 6x ले लो, आप इससे आदत छुड़ाओ अपनी। क्योंकि मेरे को उसको आदत छुड़ानी थी, वो आदत छोड़ ही नहीं रहा था। बिलीव यू मी, उसका दर्द कंट्रोल था मैग्नीशिया फॉस से, सर दर्द में मैग्नीशिया फॉस। एंड हियर आई एम सेइंग दैट द मैग्नीशियम दैट उस बंदे ने ली थी दैट कुड बी हार्मफुल फॉर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, बट बट इट इज गुड दैट हमने उसको पोटेंटाइज करके 6x में दिया। वाई? बिकॉज मुझे उसके साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। मैग्नीशियम की मात्रा भले ही कम हो जाए, उसकी पोटेंटाइजेशन पावर उतनी ही स्ट्रांग रहेगी, और उसका हेडेक ठीक हो गया। दिस वाज माय रिजल्ट। सो ऐसे भी तो काम करती है। होम्योपैथी एंड इम्यून सिस्टम के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इम्यून सिस्टम मॉडर्न टर्म वर्सेस वाइटल फोर्स। देखिए मेरा मानना ये है, आजकल लोग बोलते हैं इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन दे दो, इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन दे दो। इम्यूनिटी के लिए होम्योपैथी मेडिसिन, इम्यून सिस्टम हमारा है, हमें हम बड़े होते रहते हैं, हमें बीमारियां होती रहती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता रहता है। होम्योपैथी से हम इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक रख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर भी वाइटल फोर्स का प्लेन जो डायनामिक होता है, और इम्यून सिस्टम का जो प्लेन होता है वो डायनामिक होता है। मैं कई बार बोलती हूँ, आप इम्यून सिस्टम बोलते हो मॉडर्न मेडिसिन में, मैं वाइटल फोर्स बोलती हूँ। मैं इसलिए इसको अलग अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिसको इम्यून सिस्टम मानते हो वो हमारी वाइटल फोर्स होती है। और कहीं ना कहीं अगर आप वाइटल फोर्स जो डायनामिक होती है उस पर ये रेमेडीज देते हो तो वो इम्यून सिस्टम को डेफिनेटली बेटर करती है। अब ये मैं बाहर लोगों को समझाऊं उनको समझ नहीं आएगा, बट आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जो वो इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना मॉडर्न मेडिसिन से, उसको वाइटल फोर्स पे ले आना कि हाँ इम्यून सिस्टम जी बिल्कुल वाइटल फोर्स। क्यों, आप सबने देखा है जिस बच्चे को कंजेशन होती है, आप सब होम्योपैथी दवाई देते हैं, 3 महीने देते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर वही प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी डेवलपमेंट बोल लो, या आप ये बोलो कि मैंने उसका वाइटल फोर्स रीअरेंज कर दिया विद द पावर ऑफ डायनामिक नेचर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी रेमेडीज में इंटरेक्ट विद द बॉडीज एनर्जी फील्ड्स, इन्फ्लुएंसिंग इम्यून फंक्शन। ये भी एक स्टडी में पाया गया था। दे कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, कैन प्रोड्यूस साइटोकाइंस ऑल्सो। जब हम इन्फ्लेमेशन कंट्रोल की बात करते हैं, डॉक्टर्स का इन्फ्लेमेशन हो रही है क्या दें, आपकी होम्योपैथी रेमेडीज में पावर होती है वाया देयर एनर्जी फील्ड्स टू ऑल्सो डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। साइटोकाइन प्रोडक्शन आप सबको पता है एक बहुत नॉर्मल रिएक्शन होता है जो हमारी मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं। In certain cases, I have heard and seen 3x potency working better than mother tinctures. एक सेमिनार था, डॉक्टर बख्शी बात कर रहे थे और उन्होंने बोला मैंने देखा है कि 3x पोटेंसी बेटर काम करती है मदर टिंचर्स से। मैंने बात करी डॉक्टर से, वो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने 3x पोटेंसी थायरडिनम की दी है और वो बिल्कुल काम करती है, बिल्कुल परफेक्टली काम करती है, मदर टिंचर से बेटर काम करती है। क्यों? पोटेंटाइजेशन इक्वल्स डायनामाइजेशन, डायनामाइजेशन इक्वल्स
कि हमारी मेडिसिन अब वाइटल फोर्स के सेम प्लेटफॉर्म पर एक्ट कर रही हैं. This is why, as it increases the curative power while reducing the toxicity of that particular medicine. समराइज कर देंगे अब, होम्योपैथी मेडिसिन को अलग क्यों माना जाता है अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन से जो भी प्लांट से बनते हैं. मेथड ऑफ प्रेपरेशन, हमारा लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमें वाइटल फोर्स के करीब लाता है एंड कहीं ना कहीं हमें होम्योपैथी का सिग्निफिकेंस भी देता है. अगर आपको ज्यादा जानना है, ऑफ कोर्स थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन एक बहुत अच्छी बुक है, मैंने वही पढ़ी थी, मुझे डॉक्टर बख्शी ने बोला था वही पढ़ो एंड मैंने वो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उसमें मेरे को एनर्जी के बारे में बहुत पता लगा. साथ ही में ऐसे कई नई पीढ़ी के डॉक्टर्स हैं जो थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, टेक अ स्मॉल हेयर सैंपल एंड पुट इट, इससे रिजल्ट्स आते हैं. मैंने अपने खुद के कॉलेज के बच्चों को देखा है जिनमें 100 पेशेंट की लाइन लगी रहती है. आपकी नॉलेज बिल्कुल करेक्ट है सर, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं सच्ची बताऊं, मैं एक इंटरनल बात बताने वाली हूँ. जब कोई पेशेंट ठीक नहीं होता ना, मैं बहुत ठीक नहीं हो रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, मैंने यहाँ तक देखा है, मैंने हेयर रिवाइवर में उस पेशेंट का एक बाल डाल के देखा है और मैंने उस पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं दी. मेरी वहां तक रिजल्ट मैंने देखे हैं सर की थ्योरी पे. कैसे काम कर दिया, कर दिया उसने, कैसे कर दिया ये सारा काम, कैसे काम कर गई वो मेडिसिन. ऑल इज बेस्ड ऑन डायनामाइजेशन, डायनामिक नेचर, नैनो पार्टिकल्स. हमारे आई थिंक जब से सर मिले हैं, आई थिंक डॉक्टर बख्शी को, हमारे घर में कोई बाल नहीं फेंकता क्योंकि हम सबको लगता है कि उनसे एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है एंड हम डस्टबिन में अब बाल नहीं फेंकते एंड उससे हमारे घर में डिजीजेस कम होती है, जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करी एज डॉक्टर्स. तो मैं तो पर्सनल एग्जाम्पल यही बता सकती हूँ, ऑल थैंक्स टू सर. एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मैं आपको बता चुकी हूँ, यहीं पे समराइज करते हैं एंड आई विल जस्ट क्लोज द प्रेजेंटेशन. एंड थैंक यू सर, थैंक यू टू एवरीबडी. आप सबका वक्त, आई होप आप सबने 40 मिनट जो दिए हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हुए हैं एंड आप सबने थोड़ा तो कुछ जाना होगा पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए भी. एंड दैट्स इट सर. हाँ तानिया जी, हाँ मुझे जी तो सर. बहुत ही लग रहा है कि एक मैं कहाँ से सुन रहा हूँ. मैं आपको इतने छोटे बच्चे के रूप में देखा था आपके घर पर, और आज उसके बाद में आज मैं आपके फेस टू फेस देख रहा हूँ काफी लंबे समय के बाद में. तो मुझे ये इतना इमेजिनेशन में हो रहा था कि आप कैसे वही बच्चे बोल रहे हैं या कोई और दूसरा कोई बोल रहा है. तो एक बहुत अच्छी बात है आपने, और इस टॉपिक को इतना अच्छा आपने प्रेजेंट किया है, डायनामिज्म को. और ये डायनामिज्म जो है सो होम्योपैथी का बेस है, आधार है. और इसको अगर हम लोग नहीं लेके चलते हैं तो मैं सब, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो लोग इस मदर टिंचर को होम्योपैथी दवा नहीं मानते, ऐसा आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, क्योंकि मदर टिंचर के अंदर में मटेरियल है, और मटेरियल होम्योपैथिक मेडिसिन को हम लोग इमेटेरियल मेडिसिन कहते हैं, बिकॉज देयर इज नो मैटर एट ऑल. एंड बियॉन्ड से देखा गया है, कुछ रिजल्ट्स आप देखेंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर, कहा है कि बियॉन्ड 6 potency to 12 potency, not a single molecule of the main medicines is present there. So they crosses the Avogadro's number. Avogadro's number हम लोग सभी को जानते हैं. उस नंबर को क्रॉस करने के बाद में कोई भी मॉलिक्यूल वहां पर नहीं होता है. अगर नहीं होता है तो काम कैसे करता है, वो एक फॉर्म क्या हो जाता है उसका. तो अब हम लोगों ने, इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि वी डोंट हैव द टर्म्स टू यूज, क्या कौन सा टर्म को यूज करें, तो हम लोगों ने एक टर्म यूज करना शुरू कर दिया, डायनेमिक. अब डायनेमिक को अगर हम लोग रेफर करते हैं तो एक चीज को और ध्यान में आना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनेमिक. आपने बहुत अच्छा समझाने का कोशिश किया. इन्फ्लुएंस, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं और मैं आपको आप लोग, या हम लोग मान लीजिए कि क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं. अब टीचर ने जो आपको मेमोरी दिया, आपको जो नॉलेज दिया, वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो गया. जब इम्प्रिंट हो गया तो उस इम्प्रिंट को अगर मैं लेबोरेटरी में खोजने का कोशिश करूंगा तो क्या वो मिलेगा?
this is the dynamic relations between teacher and students, dynamic relationship between parents and the siblings. तो इस एक रिलेशनशिप जो बन जाता है, that is because of the dynamic. So it is, and that why इसको कहते हैं कि ये गतिशीलता. मैंने हिंदी में इसका वर्ड यूज किया गतिशील. मैं खोज रहा था कि इसके लिए अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड क्या होगा, तो मुझे लगा, मुझे मिला नहीं, लेकिन एक मुझे बहुत नजदीक में आया, गतिशीलता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? गति, एक्टिविटी, एक्शंस. ये एक बात हुआ. अभी हम लोग बहुत देरी से नैनो का यूज कर रहे हैं. अब नैनो को भी अगर हम लोग देखें, अगर इस एंगल से देखें, जो कि बियॉन्ड, हम एवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, यानी कि पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो देन हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन कैन बी नैनो पार्टिकल्स. ये मेरा एक सवाल आता है. मैं नहीं कहता हूँ कि हम लोग अभी इस बात को नहीं कहें. मैं कहता हूँ कि हाँ, अभी तो हमारे पास में एक ही यही बेस है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट साइंटिफिक नॉलेज जो है सो इसी को एक्सेप्ट कर रहा है. तो हम अभी इसी को मान करके हम लोग चलते हैं. तो ये बहुत एक अच्छा है नैनो. अब मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था और उस पर कुछ बहुत सारे मैंने पेपर्स देखे. गॉड पार्टिकल्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड पार्टिकल्स? हाँ, नैनो पार्टिकल्स. पार्टिकल्स जब भी कहोगे तो पार्टिकल्स कहने का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी सम मटेरियल देयर. और जो भाभा बॉम्बे में जो डॉक्टर ने रिसर्च किया, तो उसमें उन्होंने ये पाया कि 30 पोटेंसी तक होम्योपैथिक दवाई के अंदर में जो उन्होंने जितने मेडिसिन पर रिसर्च किया था, उसमें वहां तक देखने को मिला उसका पार्टिकल्स का. ये माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने 1-2 एक्सपेरिमेंट किया, सभी पर ये देखा नहीं जा सकता है ना. ये बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है और इस पर रिसर्च हो रहा है. मैं डॉक्टर बख्शी साहब को से अक्सर बात किया करता था, और अभी हाल में शायद 1 साल पहले या आसपास में उन्होंने मुझे एक मेरे को मैसेज किया कि डॉक्टर साहब, आपका थ्योरी जो है तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है. क्योंकि मैं बोला, सर केवल इस बार नया क्या दिखलाई पड़ा आपको? उन्होंने कहा कि हमने एक दवा बनाया, हम लोग के यहाँ बना है, शायद तानिया जी जानती होंगी, जिसको कि आप स्प्रे के रूप में यूज करते हैं. तो मैंने कहा कि सर, ये आपका डिस्कवरी है और होम्योपैथी से प्योरली रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 283 फॉरिन में डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत अच्छा से मेंशन किया है कि होम्योपैथिक, एंड दैट इज नॉट मेंशन, इट इज जस्ट ए क्वेश्चन कि हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट. कैसे दिया जा सकता है. तो इस चीज को उन्होंने कहा. और चूंकि हमारे पास में अभी जो नॉन सोर्सेस है कि हम मुंह से खिला करके देते हैं, हम लोग बॉडी में टच करा करके देते हैं, या हम लोग और किसी जगह पर ये स्मेल से देखते हैं. बहुत सारे लोग स्मेल से भी करते हैं. तो हमने कहा कि ये ऑल्फैक्शंस मेथड है, और आपका जो टच थ्योरी है वह आपको बहुत ही नजदीक ले आता है. आपका ये जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव इसलिए भी होगा क्योंकि उसके केवल डायनेमिक प्रॉपर्टी जो है, चाहे आप कैसे भी बनाए हो, लेकिन मैं ये कहूँगा इफेक्टिव इसलिए होगा कि उसके अंदर में डायनेमिक पावर है. तो ऐसा मैंने बहुत, मुझे काफ़ी हम लोग चैटिंग किए थे इस विषय पर, और आज तानिया जी को भी देख करके मुझे लगा कि इतना अच्छा इन्होंने मैसेज शायद पूरा ये, और ये 3rd जनरेशन होम्योपैथ है. इनके दादाजी KPS बख्शी, SPS बख्शी और आज तानिया बख्शी जी हैं. तो ये एक जनरेशन का इफेक्ट है, और इनके अंदर में तो मैं कहता हूँ कि होम्योपैथी का हर एक सेल में, इनके हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में होम्योपैथी का इम्प्रिंट है. क्योंकि जनरेशन से मैं जितना नहीं जानता था, आज मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करूंगा कि तानिया जी ने मुझे भी कुछ सिखाया है, और मैं कुछ जानने का मुझे मौका मिला. और मैं ये बराबर मानता हूँ कि जब तक ये ओपन नहीं होंगे, ओपन माइंड नहीं रहेंगे, तो हमारा डायनेमिसिटी खत्म हो जाता है ना. डायनेमिसिटी क्या होता है? डायनेमिसिटी, यू हैव टू लेट द थिंग्स ओपन. और सिमिलिमम है ना, बहुत मैं तानिया जी जिक्र कर रही थी सिमिलिमम का. सिमिलिमम का मतलब क्या होता है? उसके इक्विवेलेंट,
वो उसके पैरेलल। तो अगर हम कहते हैं कि वी आर ट्रीटिंग द वाइटल प्रिंसिपल, देन व्हाट उसका वाइटल प्रिंसिपल का सिमिलियम कौन होगा? मेडिसिन अगर चाहिए तो मेडिसिन को भी तो वाइटल प्रिंसिपल के सिमिलियम में होना चाहिए। तो डॉक्टर हैनीमैन का सोच, हैनीमैन ने आर्न्स लॉ को भी एक्सेप्ट किया। आर्न्स लॉ में कहता है जो लार्ज डोजेज किल्स, मीडियम डोजेज जो होते हैं सो इनविगोरेट करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं, एंड मिनिमम डोजेज जो है तो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको डिजीज को ठीक करते हैं। ये 3 आर्न्स लॉ के हैं। और डॉक्टर हैनीमैन का बहुत अच्छा मैसेज मिला डॉक्टर हैनीमैन को, और उन्होंने इस चीज को अपने डायनेमिक में, और उन्होंने यहाँ पर, अब डॉक्टर हैनीमैन के केस हिस्ट्रीज को आप देखेंगे तो मैक्सिमम केस हिस्ट्री में, क्योंकि उस समय में पोटेंसी का उतना बनाने का तरीका नहीं होगा या उनके साथ में साधन सीमित होंगे, तो उन्होंने 30 पोटेंसी का यूज किया। और फिर बाद में जब 6th एडिशन जो उनके मरने के बाद में पब्लिश हुआ, वो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया 50 मिलीस्मल। नाउ व्हाट इज 50 मिलीस्मल? क्यों 50 मिलीस्मल में चले गए? बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेंटिसिमल स्केल, वो उतना सिमिलिमम नहीं बन रहा था। तो उन्होंने कहा, और 6th एडिशन में उन्होंने अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया कि नाउ दे आर द सिमिलिमम। तो बहुत से होम्योपैथ लोग इसको अभी भी डाउटफुल होते हैं कि ये सेंटिसिमल, 50 मिलीस्मल और सेंटिसिमल के बीच में चक्कर, लेकिन मैं कहता हूँ कि द मोस्ट एडवांस्ड पोटेंसी ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो तान्या जी का थॉट्स जो प्रोसेस है, मैं लगता है कि एकदम प्योरली होम्योपैथी के सिमिलिमम में, हाँ, होम्योपैथी के सिमिलिमम में चल रहे हैं। और होम्योपैथी का, और बहुत अच्छा हुआ कि ये वैक्सीन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, कॉलेज भी देख रही हैं, इतने कम उम्र में इतना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली हैं। तो ये इनके लिए आगे का जो समय है, और मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर बख्शी को कभी निराश होना पड़ेगा, होम्योपैथी खत्म होगा। डॉक्टर बख्शी जी को मेरा कहेंगे कि आप से भी ज्यादा आगे होम्योपैथी को डॉक्टर तान्या जी ले जाएंगी। और किन्हीं को कुछ, अगर मैं तो बहुत बोलता चला गया, किन्हीं को कुछ और कहना हो तो और डॉक्टर रवि, you have raised the hand, so you can Dr. Pankaj, can you make him allow him to talk? Dr. Pankaj, allow करिए। Dr. Neha, can you allow? और नेहा yourself, अच्छा अभी होस्ट नहीं हूँ। डॉक्टर नेहा, you are here ना? डॉक्टर नेहा, आप बोल सकती हैं? सर, यस सर, हाँ। अब ज्वाइन हुआ एक्चुअली सर, तब से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, सॉरी। हाँ। मैं सेशन भी हाँ, मिस। मैं देख, बहुत लोग डिस्टर्ब हुए हैं आज, बहुत लोग डिस्टर्ब। हाँ जी सर। मैं रवि जी को थोड़ा सा बोलने के लिए मौका दे दीजिए, उनको हाँ जी सर, अनम्यूट करने के लिए अलाउ करें। हाँ जी सर, डॉक्टर रवि सर। थैंक यू सर, एंड थैंक यू डॉक्टर तान्या। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अपने पॉडकास्ट में ट्रांसलेशन का जिक्र किया, आपने उसमें बुक भी दिखाई। आपके जो पॉडकास्ट था हम लोगों ने सुना, और अभी हम लोग स्पेन में थे तो साथ में डॉक्टर बख्शी भी थे हमारे साथ में ही, और उन्होंने बहुत ट्रांसलेशन के बारे में, जो सर अभी बात कर रहे हैं स्प्रे की, उसके बारे में भी और बहुत अप्रिशिएट किया कि ट्रांसलेशन को आगे या डायनेमिक्स मेडिसिन को आगे और अब आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी जब पेशेंट्स हम लोग से पूछते हैं कि कैसे दूर से दवा पहुंच जाता है, तो हम लोग अभी 7-8-10 दिन पहले की बात है, जिस दिन पूर्णिमा थी, तो शरद पूर्णिमा थी, और शरद पूर्णिमा में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने छत पर अपने खीर रखी, और छत पर खीर रखी हुई खाई, और उसको माना कि उसके अंदर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाती है। और इसी तरह से अपने होम्योपैथी में भी मेडिसिन होती, जैसे दैट सोर्स इज कॉल्ड इम्पॉन्ड्रेबिलिया। हम एक्सरे के नीचे मेडिसिन रखते हैं, हम लूनर के मैग्नेट के पास मेडिसिन रखते हैं, और उससे हम अपने मेडिसिन बनाते हैं। और होम्योपैथ जो थोड़ा सा अपने माइंड में प्रेजुडिस्ड आइडिया रखते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, दूर से कैसे इलाज हो सकता है। तो धीरे धीरे शनय शनय ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इस डायनेमिक मेडिसिन के
अंदर लोग आते जा रहे हैं, जो पर्सन अपने माइंड को बहुत ब्रॉड रखते हैं वही इससे जुड़ सकते हैं। पहले तो अपने माइंड को खुला रखना, पहले ही आप बाउंड्री लगा देंगे ऐसा नहीं हो सकता है तो नहीं सोच सकते हैं। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है क्या, जब ये सोचेंगे तब आप आगे बढ़ सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थैंक यू तानिया जी। जी आपका आवाज नहीं आ रहा सर, आपका सर आप म्यूट है सर। ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया और आपने इम्पोन्ड्रेविलिया मेडिसिन का जिक्र किया। तो मैं बता दूं, डॉक्टर तानिया जी ने भी जिक्र किया था बैच फ्लावर रेमेडीज का। और बैच फ्लावर मेडिसिन जो है सो वो भी ड्यू ड्रॉप्स से बनता है, यानी कि फूल के पखुड़ियों पर जो ड्यू ड्रॉप्स इकट्ठे होते हैं उसको कलेक्ट करके, तो वो ऑलरेडी पोटेंटाइल है, ऑलरेडी डायनेमिक फॉर्म में। अपने सन रेज, मून रेज, सोल, ये क्लार्क के डिक्शनरी में इसका जिक्र बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है कि उसका इफेक्टिवनेस। एक्सरे का तो हम लोग बहुत कॉमन यूज भी देखते हैं, एक्सरे मेडिसिन को बहुत कॉमन। डॉक्टर सवेदा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? some questions is there, Dr. Saveda. Is hair reviver alone sufficient, or would you what is hair? Dr. Jagdish, can you explain in detail what you want to know? You can unmute yourself now, Dr. Jagdish. डॉक्टर तानिया शायद वो रिवाइवर जी सर डॉक्टर जगदीश बताइए, प्लीज बताइए सर, हाउ कैन आई हेल्प? जी हाँ, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया समझाया आपने। मेरा ये क्वेश्चन था कि हेयर रिवाइवर के साथ में अपने को कुछ और डायनेमिक मेडिसिन है या कॉन्स्टिट्यूशनल है वो भी देने की जरूरत पड़ती है, या खाली अकेला सफिशिएंट? तो मैं तो देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ मैंने हेयर रिवाइवर किस लिए बनाया था और किस लिए नहीं बनाया था। सर मैंने हेयर रिवाइवर अपने लिए बनाया था क्योंकि मेरे पास मार्केट में कोई भी होम्योपैथी सेफ सोल्यूशन नहीं था। एंड मैंने बाल गिरने के लिए इसको बनाया नहीं था, मैंने बाल उगाने के लिए इससे बनाया था। अब सर जब मैंने फैक्ट्री में देखा है बनता कैसे है, मैंने आपको बताया ना स्टरिंग का इफेक्ट, जो पोटेंसी चेंज हुई, मुझे बाद में क्लिक हुआ कि जितना बार हम उसे स्टर कर रहे हैं उतना बार हम इसे पोटेंटाइज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। देयर आर सम बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग व्हिच आर क्रिएटिंग डायनामिक इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं मैं इसे, अभी अगर आपका मेन क्वेश्चन हम आंसर करते हैं, मैं उसको तभी देती हूँ जब मुझे एज अ सप्लीमेंट्री इफेक्ट चाहिए। मैं अपनी मेन मेडिसिन डालती हूँ, आज भी मैं और सर अपनी मेन मेडिसिन डालते हैं, चाहे वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ले लो, आपको जो भी आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो वन पर्टिकुलर मेडिसिन आप वो दे दो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको सिर्फ सप्लीमेंट्री तरीके से यूज किया कि सपोजिटली आपका केस फॉस्फोरस की तरफ जा रहा है, आप फॉस्फोरस दे रहे हो, ठीक है, फिर मैं उसको सप्लीमेंट्री तरीके से देती हूँ कि आप इसको स्प्रे कर लो। और मैं वो क्यों देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाल उगने के लिए मुझे वो देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की पीढ़ी और जनरेशन के पास वो टाइम भी नहीं है, वरना वो चले जाएगा मिनॉक्सिडिल और रिडेंसिल लेने, तो मेरे पास वो टाइम नहीं रहता। तो मुझे अगर उसको कुछ सेफ देना है जो प्रोडक्ट डिपेंडेंट हेयर लॉस ना करे, मैं उसको सप्लीमेंट्री ये दे देती हूँ। और सर थोड़ा अलग है वैसे, बट एक चीज ये भी बोलूंगी कि हमेशा ना हमारी, जिसे डॉक्टर, अगर आप सदगुरु को कोई फॉलो करता है तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से बताया है, हमारी सॉइल्स में मिनरल्स कम हो गए, उसकी वजह से आप आज ब्लड रिपोर्ट देखना, विटामिन डी और B12 तो कम मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो आप चेक जरूर करना एक बार, अगर आप आपके पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट जरूर कराना। सर मैं तो कराने लग गई हूँ तो मुझे वो डेफिशिएंसी दिख रही है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। किन्हीं को और कुछ कहना है? डॉक्टर बीके सिन्हा, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। डॉक्टर बीके सिन्हा, डॉक्टर बीडी पटेल, बहुत सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर हैं यहाँ पर। डॉक्टर बीडी पटेल, हम लोगों के पास में अभी 7 मिनट्स है, हम लोग कुछ और चैट कर सकते, बात कर सकते हैं। डॉक्टर रवि, आप कुछ शेयर कर सकते हैं और कुछ तो बोल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। आज तानिया जी से पूछने का अवसर है। जी डॉक्टर तानिया, मैं पूछना चाहती थी, जैसे कि
बैक फ्लावर रेमेडीज है, अब मैं यूज नहीं करती हूँ, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है। मैंने आपके 1-2 सेशन अटेंड भी करे हैं मैम। तो उसमें भी हम जैसे जैसे डॉक्टर जगदीश ने पूछा, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑलरेडी मेंटल लेवल पे दे रहे हैं, तो उसके साथ बैच फ्लावर रेमेडीज एज अ कॉम्प्लीमेंट्री चल सकती है। जैसे Yes. हम ओके, क्योंकि बैच फ्लावर रेमेडीज में मेरा इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यही जानना चाह रही थी कि एज अ सप्लीमेंट्री हम किस किस एक्सटेंट तक दे सकते हैं, और मतलब क्या उसकी डोसेज रह सकती है। जैसे हम पैसिफ्लोरा देते हैं मदर टिंचर अपना, या काली फॉस्फोरिकम देते हैं, उसमें हम मेंटल केसेस में हम सप्लीमेंट देते हैं, तो उसी तरह से बैच फ्लावर रेमेडीज भी आई गेस चल सकती है। तो मैम आप सही कह रहे हो, जैसे मैं मिम्यूलस देती हूँ जब मुझे नोन फियर मिलता है, बट मैं एस्पिन देती हूँ जब मुझे अननोन फियर मिलता है, और एक क्लासिकल मैं वन लाइन मार्कर है दोनों के लिए, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, अब मुझे पता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसको वो डर है। जैसे एक केस बताती हूँ, था वो केस नोज ब्लीडिंग का, उसको ओके। नोज ब्लीडिंग था, और उसकी मदर ने बताया कि इसका मेंटल स्टेट 3 महीने से घुमा हुआ है। ठीक है, मैंने डाल दी मेडिसिन अपनी मीठी गोलियों में डाल दी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे ठीक लगी, बट मैंने उसे वहां पर फ्लावर रेमेडी भी दी। उसका मेंटल केस जो था, उसको शायद बहुत ज्यादा कहीं धक्का लगा था कि वो सेकंड आ गया था क्लास में, परफेक्शनिज्म बहुत था उसके ऊपर, तो मैंने उसको बेटर करने के लिए दी मैम। यहाँ तक कि मैं व्हाइट चेस्टनट बहुत दे रही हूँ, बट ओनली एज अ सप्लीमेंट्री थिंग, नॉट एज अ मेन मेडिसिन। बट मैम मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी, कई प्रैक्टिशनर्स ने दिया हुआ है एज मेन मेडिसिन ऑल्सो, उससे भी काम की है। इफ यू जस्ट बिलीव इन गिविंग वन थिंग एंड यू वांट टू जस्ट गिव दैट, जैसे अब एग्रीमनी है, इसमें एग्रीमनी जो फ्लावर है, उसमें लिखा जाता है कि केस खोलने के लिए दिया करें। अगर पेशेंट बोलता नहीं है और कुछ बता नहीं रहा, अंदर कुछ छुपा हुआ है, तो पहली प्रिस्क्रिप्शन में एसएल देने के बजाय आप एग्रीमनी दे के देखिए। तो मैंने वो दी थी, पेशेंट खुल गया था, तो फिर फेथ आ गया था मुझे। तो मैम ये जो बैच फ्लावर रेमेडीज का वो है, वो भी एक तरीके से हम ये कहेंगे कि डायनेमिक लेवल पे ही एक्ट कर रहा है। ओके। मैम जैसे सर ने बताया, इतना अच्छा बताया, जब उसको बनाने का तरीका होता है ना, वो धूप की रेज और ड्यू से होता है। अब उसको धूप की रेज चाहिए, ग्रेट, आपको डायनामिक लेवल पे बायोफील्ड भी मिल रहा है, प्लांट से, सन से, सबसे मिल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी मिल रही है, फिर वो अपने आप बनता है, और फिर हम इसको पोटेंटाइज भी करते हैं, जैसे 6 हो गया, 30 हो गया, तो ये है। तो मेंटल लेवल में मतलब, लेकिन हाई पोटेंसी में नहीं जाते हैं मैम बैक बैक मैम फ्लावर। मैं तो 6 में देख लेती हूँ रिजल्ट, मैंने 30 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी नॉर्मल मेन मेडिसिन भी तो काम करेगी ना। और मैम आपको तो पता है, बच्चों में तो इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे फ्लावर रेमेडी के, बड़ों में तो फिर भी आप बड़ी पोटेंसी यूज करना, बच्चों में मैंने देखा छोटी पोटेंसी काफी है। थैंक बैच फ्लावर को मैंने भी देखा, तानिया जी बहुत सही बोल रही हैं। जैसे हम लोग बायोकेमिक को सप्लीमेंट के रूप में, कम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं साइड मेडिसिन में, और शायद ये बहुत समय से चला आ रहा है, और मैं इसमें कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर, कॉन्ट्रडिक्शंस भी मैं कहता हूँ कि मेन मेडिसिन से नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अदर मेडिसिन नहीं देने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ये लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होम्योपैथी दवाई, एलोपैथी दवाई दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, नहीं चलना चाहिए। चलना ये तो सबसे उत्तम होगा, लेकिन अगर एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करने की बात जब कहते हैं, ये थोड़ा सा मुझे विचित्र लगता है, क्योंकि दोनों का जो लेवल है काम करने का, डायनेमिक लेवल, जैसे आप 30 पोटेंसी यूज कर रहे हो, 200 पोटेंसी यूज कर रहे हो, और ये जो आपका बायोकेमिक मेडिसिन है 3x है, 12x है, तो दोनों का जो लेवल है सिमिलिमम एक नहीं है, वो अलग अलग सिमिलिमम में है। वो आपका हाईएस्ट सिमिलिमम में है बायोकेमिक या बैच फ्लावर लोअर सिमिलिमम में है। उसी तरह से एलोपैथिक दवाई, कुछ लोग ड्रग डिपेंडेंट मेडिसिन होते हैं, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का दवाई लेते रहते हैं, तो आप उनको छोड़ भी नहीं सकते हो, रिस्क है लाइफ के साथ में, हटा भी नहीं सकते हो। और मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट जो है हमारे आते हैं, और उनको वो लोग आप रिस्क नहीं ले सकते हो कि डायबिटीज की दवा छोड़ दो या ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दो। और मैं खुद जानता हूँ कि मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि अगर छोड़ दोगे तो तुमको ये ब्रेन हैमरेज हो सकता है ना, तो इस इतने डर का भी होता है, तो उसके कारण नहीं छोड़ते हैं। तो और मैं देखा कि चलो इसके साथ में समझौता कैसे होगा, इसके साथ में कैसे होगा, तो मैंने देखा कि सिमिलिमम अपना अलग है, वो लेवल अलग है, हम इस सिमिलिमम कर रहे हैं, और हायर लेवल से अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं
तो लोअर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगेगा। ये एक अच्छा अति बन जाता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इसके साथ दे सकते, और बहुत सारा नुकसान नहीं होता। अभी तान्या जी ने भी काफी जिक्र किया है, और इसको हेयर रिवाइवर के विषय में भी मैंने चर्चा किया, और डॉक्टर बख्शी साहब से भी मेरी बात हो रही थी, और इस विषय पर बात हुआ, काफी लंबे समय बात हुए थे। मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोगों को थोड़ा सा इसमें ओपन होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा सोचने का थोड़ा सा कैपेसिटी, कहते हैं ना कि हम लोग थॉट प्रोसेस को, एक सवाल अंतिम में रह गया था डॉक्टर राम प्रवेश का था कि सिनर्जी मेडिसिन क्या है। सिनर्जी मेडिसिन एक सेकंड में, आधा मिनट में अगर तान्या जी कुछ एक छोटा शॉर्ट में बता सकेंगी। तो सिनर्जी मतलब इकट्ठा होना, सिनर्जी या। मतलब एक साथ मिलना। तो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन जिसको हम बोल जाते हैं, कि कॉम्प्लेक्स डिजीजेस जिसको हम बोल जाते हैं, आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो। सिनर्जी मतलब कि 2-4 मेडिसिन एक साथ काम कर गई, मैंने उसकी सारी एनर्जी, सिनर्जी, सारे बायोफील्ड्स कंबाइन कर दिए, उसकी डायनामिक पावर बढ़ गई। तभी हम कभी भी कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं दे सकते। नोबडी कैन गिव कॉम्बिनेशन ज्यादा। व्हाई? एग्रीवेशन का डर रहेगा। सिनर्जाइज तो हो जाती है, बट एग्रीवेशन का डर भी रहता है। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स आई रियलाइज। सिनर्जी मतलब एक साथ सारा बायोफील्ड एक साथ आ गया, जिसमें एक मेडिसिन डल रही थी उसमें आज 5 डल रही। डॉक्टर राजन शंकरन ने सिनर्जी मेडिसिन पर बहुत अच्छा राइटअप है उनका, और उनका लेक्चर्स भी बहुत अच्छा है सिनर्जी मेडिसिन पर। तो हम लोग बात करते करते समय को हम लोग ध्यान नहीं दिए। सर एक ही क्वेश्चन है सर, बेस्ट बुक फॉर बैच फ्लावर रेमेडीज फॉर स्टूडेंट्स। सर मैंने तो पढ़ी नहीं है मैम इतनी अच्छी। मैं तो सच्ची बोलूंगी, मैंने तो क्लिनिकल प्रैक्टिस से देखा, और जो मेरे को 2-4 लाइनें पता थी मेडिसिन की वो पढ़ी। अब मैं खुद एक बार देख रही हूँ, बट मुझे अभी भी उतनी अच्छी कोई रेमेडी बुक नहीं मिली। अगर मिलती है मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेटली। उसमें 2-4 किताब से ज्यादा नहीं है बैच फ्लावर में। हम भी, मेरे अभी पूरे तुरंत दिमाग पे तो नाम नहीं आ रहा ऑथर का, आप फोरम में मैं कभी पोस्ट करवा दूंगा। तो मीटिंग का समय समाप्त होता है। नेहा जी, हम लोग इसको हैंड ओवर करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए, इंग्लिश सेशन के लिए। डॉक्टर धनेश इज देयर, ऑलरेडी देयर। तो मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर तान्या का वंडरफुल सेशन के लिए आज के, और आगे भी आशा करती हूँ इस तरह के और सेशंस, और बैच फ्लावर के ऊपर भी और केसेस के साथ, और थोड़ा सा जैसे बुक्स की कमी है तो एक सेशन हम बैच फ्लावर पे भी रख सकते हैं जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन विद केसेस होगा। तो उससे काफी बाकी लोगों की भी नॉलेज बैच फ्लावर्स के टॉपिक के ऊपर बढ़ेगी। तो आज का सेशन यही था हमारा, और अब मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर दिनेश को। धन्यवाद।